इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम साहित्य की एक बेहद खूबसूरत और गहराई से भरी रचना को डिकोड करने जा रहे हैं, शर्ली टॉल्सन की लिखी कविता अ फोटोग्राफ। देखिए, ये सिर्फ एक साधारण सी कविता नहीं है। ये कला हमारी यादों और किसी अपने को खोने के शोक का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे शब्दों के जरिए एक कवयित्री जिंदगी के सबसे गहरे दर्दों को कागज पर उतार सकती है। आज के हमारे इस सफर के 5 अहम पड़ाव होंगे। हम शुरुआत करेंगे कार्डबोर्ड पे कैद वक्त से, फिर देखेंगे बचपन का अतीत, उसके बाद अधेड़ उम्र, फिर वर्तमान का सन्नाटा, और आखिर में हम उन साहित्यिक उपकरणों या लिटरली डिवाइसेस को समझेंगे जो परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले विषय की, कार्डबोर्ड पर कैद वक्त। एक साधारण सा नाजुक सा कार्डबोर्ड कैसे पूरी कविता की नींव रखता है। यह जो सबसे बड़ा और दिलचस्प विरोधाभास है वो एकदम सामने नजर आता है। अगर हम गौर करें तो एक तरफ हमारे पास इंसानी जीवन है जो बहुत ही क्षणभंगुर, नश्वर और सच कहे तो काफी कमजोर है। समय इंसान को बहुत तेजी से बदल देता है। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ हमारे पास प्रकृति है, खासकर वो समंदर जो बिल्कुल शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता। कविता का ये जो मूल संघर्ष है ना, ये हमें इस बात का गहरा एहसास कराता है कि प्रकृति की उस विशालता के सामने हमारी जिंदगी कितनी छोटी और कितनी तेजी से बीतने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय और कविता के पहले चरण की तरफ, बचपन का अतीत। इस टाइमलाइन को देखिए। शर्ली टॉल्सन ने इस कविता को एक टाइम मशीन की तरह इस्तेमाल किया है। हम यहाँ 3 अलग अलग दौर से गुजरते हैं। पहला, वो बहुत पुराना अतीत जो तस्वीर में कैद है। दूसरा, उससे करीब 20-30 साल बाद का वक्त जब माँ अधेड़ उम्र की हो चुकी हैं। और तीसरा, माँ के मृत्यु के 12 साल बाद का आज का समय। आप देख सकते हैं कि कैसे कवित्री ने एक जमे हुए पल को यादों और दुख के पूरे जीवन काल तक कितनी खूबसूरती से खींच दिया है। अब जरा पहले चरण की कल्पना कीजिए। उस कार्डबोर्ड वाली तस्वीर में कवयित्री की माँ महज 12 साल की एक छोटी सी बच्ची हैं। वो अपनी 2 कजिन्स बेटी और डॉली के साथ समंदर किनारे खड़ी हैं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ा हुआ है, जो एक अजीब सी सुरक्षा और अपनेपन का एहसास देता है। हवा चल रही है, उनके बाल उड़ रहे हैं और वो तस्वीर खींच रहे अपने अंकल के कैमरे की तरफ देखकर बहुत ही मासूमियत से मुस्कुरा रही हैं। ये ठहरा हुआ पल उस खुशी का पूरा अनुभव कराता है जब किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आगे भविष्य में क्या छिपा है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, दूसरा चरण, अधेड़ उम्र। यहां हम टाइमलाइन में थोड़ा आगे की तरफ छलांग लगाते हैं। इस पड़ाव पर हमें माँ की उस पुरानी हंसी की गर्माहट महसूस होती है। जब भी माँ इस पुरानी तस्वीर को देखती थी तो वो एक नॉस्टैल्जिक याद में खो जाती थी और जोर से हंस पड़ती थी। वो कहती थी कि देखो जरा, बीच पर जाने के लिए उस जमाने में हमने कैसे अजीब कपड़े पहने थे। वो सी हॉलिडे, वो समुंदर किनारे की छुट्टियां माँ के लिए उनका एक बहुत ही प्यारा अतीत बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कवयित्री ने यहाँ नुकसान की एक दोहरी परत, जिसे हम डबल लेयर ऑफ लॉस कह सकते हैं, वो खड़ी कर दी है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ माँ थी जिनके लिए उनके बचपन की वो छुट्टियां हमेशा के लिए खो चुकी थीं, और दूसरी तरफ अब कवयित्री हैं जिनके लिए उनकी माँ की वो हंसी हमेशा के लिए खो चुकी है। ये एहसास वाकई दिल को झकझोर देने वाला है, क्योंकि असल में कवयित्री उस हंसी के हमेशा के लिए चले जाने का शोक मना रही हैं, जिसे अब वो दोबारा कभी नहीं सुन पाएंगी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कविता के सबसे उदास और आखिरी चरण पर, वर्तमान का सन्नाटा। यहां आते ही हमारी गति एकदम धीमी हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हंसी के चले जाने से अब सब कुछ सुन पड़ गया है। ये एक बहुत ही कठोर और दिल तोड़ने वाली सच्चाई है। माँ को गुजरे हुए अब लगभग 12 साल बीत चुके हैं। और ध्यान दीजिए, ये 12 साल कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये ठीक वही उम्र है जो उस कार्डबोर्ड की तस्वीर में दिख रही उस छोटी बच्ची की थी। तस्वीर में खड़ी वो 12 साल की बच्ची और मौत के बाद बीते हुए ये 12 साल, ये दोनों मिलकर एक बहुत ही दर्दनाक चक्र पूरा करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे समय अपना पूरा एक चक्कर लगाकर वापस वहीं का वहीं लौट आता है। और आज वर्तमान का माहौल कैसा है? कविता के बीच में जो जीवंतता और हंसी हमने देखी थी, उसकी जगह अब एक पूर्ण और भारी सन्नाटे ने ले ली है। एक ऐसा दमघोटू सन्नाटा जिसने पूरी वास्तविकता को घेर लिया है। कवयित्री साफ साफ कहती हैं कि उनके पास इस शून्यता के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। मौत की जो एक फाइनल अंतिमता होती है ना, वो इतनी गहरी है कि वो आपके सारे शब्दों को ही सोख लेती है। एकदम खामोशी।
खैर, अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की ओर, साहित्यिक उपकरणों को समझना। ये वो टूल्स या ब्लूप्रिंट्स हैं जिनसे कवियत्री ने इस पूरी भावनात्मक इमारत को खड़ा किया है। अगर हम इसे गहराई से समझें तो 3 उपकरण बहुत खास हैं। सबसे पहले है अनुप्रास यानी अलिटरेशन, जहां व्यंजन ध्वनियां रिपीट होती हैं, जैसे स्टूड स्टिल टू स्माइल में एस का साउंड। इसके बाद आता है बहुत ही कमाल का टूल विरोधाभास या ऑक्सीमोरॉन। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। सोचिए जरा, किसी के जाने का शोक मनाना बहुत ही थका देने वाला और लेबर्ड काम है, लेकिन वक्त के साथ वो खालीपन एक अजीब सी ईज या सहजता में बदल जाता है। क्या कमाल का तरीका है इस जटिल भावना को बताने का। और अंत में है मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। यहां सन्नाटे को ही एक इंसान की तरह चुप करा देने की ताकत दे दी गई है। एक और बहुत दिलचस्प डिवाइस है जिस पर हमें खास ध्यान देना चाहिए, ट्रांसफर्ड एपिथेट। कविता में जिक्र आता है ट्रांजिएंट फीट यानी क्षणभंगुर पैर। अब ये तो हम सब जानते हैं कि पैर खुद क्षणभंगुर नहीं होते, है ना? यहाँ ट्रांजिएंट शब्द असल में इंसानी जिंदगी की नश्वरता को बता रहा है, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। कवियत्री ने बड़ी चतुराई से इस विशेषण को पैरों के साथ जोड़ दिया ताकि वो उस कभी ना बदलने वाले समंदर के सामने हमारी छोटी सी जिंदगी को कॉन्ट्रास्ट कर सकें। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, महज एक कार्डबोर्ड का निर्जीव टुकड़ा, एक पुरानी सी तस्वीर, इतना भारी और बहरा कर देने वाला सन्नाटा कैसे पैदा कर सकती है? ये सवाल हमें यादों के असली वजन का एहसास कराता है। हमारे जाने के बाद जो चीजें पीछे छूट जाती हैं, उनकी ताकत का एहसास कराता है। और यही इस कविता की असली खूबसूरती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इसने आपको इस कविता को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद की होगी।